हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताऊंगा जिसमें स्कैमर को पकड़ा नहीं गया बल्कि उसकी मौत की खबर आई, और इस मौत की खबर को भी लोगों ने आज तक सच नहीं माना। तो था क्या स्कैम और इसके पीछे कौन कौन था, तो चलें मालूम करते हैं। ये सारी कहानी स्टार्ट होती है एक बंदे से जिसका नाम था जेरल्ड कॉटन। बात है 2013 की, जब जेरल्ड ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और उसी टाइम पर बिटकॉइन की एंट्री भी मार्केट में हो चुकी थी। तो बिटकॉइन ने जेरल्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो जेरल्ड डिसाइड करता है कि वो इसे ज़रूर सीखेगा और वो इसे सीखता भी है। तो फिर वो ट्रैवल करता है बिटकॉइन को सीखने के बाद फ्रॉम टोरंटो टू वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा का ही एक शहर है। वहाँ जेरल्ड एक कंपनी स्टार्ट करता है जिसका नाम वो रखता है कॉर्डिगा। कॉर्डिगा एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी की सूरत में कनाडा में आती है, जिससे कनाडा में क्रिप्टो का फैलाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अब क्रिप्टो एक्सचेंज होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें। क्रिप्टो एक्सचेंज बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है और अब आप इसे एक्सचेंज मतलब बेचना चाह रहे हैं और इसके एक्सचेंज में कुछ और लेना चाह रहे हैं, मतलब अपनी करेंसी ही आप लेंगे, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है कि अगर आपके पास बिटकॉइन है और आपको इधर सेल करना है, तो ये कॉर्डिगा जैसे स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज होती हैं, इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसे सेल करेंगे। जो दूसरे कस्टमर्स होंगे वो आपसे इसे बाय करेंगे, देन आपको अपनी लोकल करेंसी में आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज और क्रिप्टो एक्सचेंज काम करता है। तो क्या होता है कि ये कंपनी स्टार्ट हो जाती है, और इस कंपनी के स्टार्टिंग में जो फाउंडर्स थे वो अकेला जेरल्ड नहीं था, बल्कि इसमें एक इसका दोस्त माइकल पैटर्न भी शामिल था। माइकल पैटर्न का मसला ये था, और इसमें एक हैरत अंगेज बात यह है कि माइकल पैटर्न ने कभी भी अपने आप को पब्लिक फेस नहीं बनाया कॉर्डिगा का। कॉर्डिगा का पब्लिक फेस हमेशा जेरल्ड ही था। पब्लिक फेस मींस कि कॉर्डिगा जाना जाता था सिर्फ जेरल्ड की वजह से। मतलब अगर कोई बोले कि जेरल्ड कौन है, तो कॉर्डिगा, और कॉर्डिगा कौन है, जेरल्ड। तो इस तरीके की सूरत थी। लेकिन इस बंदे को आप ज़रूर याद रखिएगा, इसका नाम माइकल पैटर्न, क्योंकि इस पूरे स्कैम में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो कंपनी के स्टार्ट होते ही उसने ग्रोथ करना शुरू कर दी। ईयर 2014 में ही कॉर्डिगा ने अपना सेकंड बिटकॉइन एटीएम लगा दिया वैंकूवर में, और इसी साल जेरल्ड का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हम कस्टमर्स के फंड को स्टोर करते हैं यूजिंग पेपर वॉलेट्स। तो यहाँ दोस्तों मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि पेपर वॉलेट्स होता क्या है। पेपर वॉलेट्स आपके लिए एक पब्लिक और प्राइवेट की सूरत में आते हैं, एक्सेस की सूरत में, जिसकी मदद से आप अपने बिटकॉइन को एक्सेस कर सकते हैं। जेरल्ड का कहना यह था कि इसकी मदद से हमें बार बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपने ही प्लेटफॉर्म और ऐप से किसी भी ट्रांजैक्शन को जो हमें कस्टमर को देनी है वो सीधा पेपर वॉलेट्स में डाल देते हैं, और उस पेपर वॉलेट्स को वो विड्रॉ करवा सकते हैं उस रकम को हमारे लगाए हुए एटीएम से। अब ईयर है 2016, और कंपनी के सारे डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया है कॉर्डिगा से, और इसकी रीज़न कोई खास तो नहीं है, बल्कि इसका कोई ऑथेंटिक जवाब ही नहीं है। इसके बावजूद इसकी शॉकिंग थिंग ये है, इसकी सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये है कि ये जो सारे डायरेक्टर थे जिन्होंने रिज़ाइन किया, इसमें माइकल पैटर्न, जो कि ख़ास दोस्त था जेरल्ड का, उसने भी रिज़ाइन कर दिया। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर इसका कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है, शायद उन्हें पहले से पता लग गया हो कि आने वाले वक्त में कॉर्डिगा नहीं चलेगा और बहुत चीज़ें गलत होने वाली हैं। इसी साल पर बिटकॉइन की जो प्राइस होती है वो बढ़ती है, तो उसकी वजह से कस्टमर्स का जो ट्रैफिक होता है वो कॉर्डिगा पर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बिटकॉइन को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं और अपनी लोकल करेंसी में उसे पाना चाहते हैं, मतलब अपनी लोकल करेंसी में उसे एक्सचेंज करवाना चाहते हैं। तो लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा डिले का सामना करना पड़ता है, और डिले का सामना करते करते ईयर आ जाता है 2017 जून, जिसमें कॉर्डिगा एक अजीब सी अनाउंसमेंट करता है एक और, जिसमें वो कहता है कि हमने इथीरियम जो बिटकॉइन है वो भी लॉस कर दिया है। लॉस मींस कि कोई भी उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, और इसकी रीज़न उन्हें ये बताया कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एरर है। तो यहाँ दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी समझ लेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिंपल एक कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी वेबसाइट में कोई भी परचेजिंग करते हैं, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट की, अगर उसमें
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई है, तो अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो वो ट्रांसफ़र पैसे जो आपने इधर से किए हैं वो अगली पार्टी को जब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक वो प्रोडक्ट आपके पास ना पहुंचे। तो ये कंडीशन पे चलता है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। जस्ट ये ऑटोमेटिक काम होगा कि अगर आपके वो प्रोडक्ट पहुंच गया तो वो ट्रांजेक्शन एक ट्रिगर हिट होगा फंक्शन, और वो ट्रांजेक्शन अपने सेकंड पार्टी को रिसीव हो जाएगी। तो वही एरर की वजह से कोई भी इथेरियम बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही थी। अब आता है ईयर 2018, और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जो जितना ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना पड़ता है। 2018 में बिटकॉइन की मार्केट क्रैश हो जाती है, और क्रैश होते ही जितने भी कस्टमर्स कॉर्डिका के थे जिनके बिटकॉइन स्टोर थे कॉर्डिका में, वो जाते हैं अपने बिटकॉइन को जल्दी से जल्दी एक्सचेंज करके अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवाने के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जैसे ही वो जाएंगे वेबसाइट पर उनको बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि वेबसाइट एक्सचेंज करना छोड़ चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर होने की वजह से प्रेशर बनता है गवर्नमेंट पर, और एक इंक्वायरी बैठती है। और इसी इंक्वायरी के दरमियान एक न्यूज़ आती है कि CIBC, जिसे आप कैनेडियन इम्पेरियल बैंक ऑफ कॉमर्स कहते हैं, उसने कॉर्डिका का अकाउंट फ्रीज कर दिया है। और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि हम बार बार जेरल्ड को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमें कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो केस आगे चलता है, और एक और बात ये आती है सामने कि जो कॉर्डिका थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेस यूज़ कर रहा था एज अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म WB21, वो बिल्कुल भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म था ही नहीं, बल्कि उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उस पर $160 मिलियन के फ्रॉड का इल्ज़ाम था US की तरफ से। फिर भी कॉर्डिका इसे यूज़ कर रहा था। तो जैसे जैसे केस आगे चलता है तो बहुत सारे राजों से पर्दा उठना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये पता लगती है कि जो माइकल पैटर्न, जो कि मैंने आपको बोला था कि इसका नाम याद रखना, इसका नाम माइकल पैटर्न था ही नहीं, बल्कि इसका असल नाम उमर दुहानी था। उमर दुहानी ने 18 महीने US की जेल में काटे थे, और 2003 में इसने अपना नाम सबसे पहले उमर पैटर्न और बाद में 2008 में जाकर माइकल पैटर्न रख लिया था। तो इन सारी चीज़ों से देखकर कस्टमर ने यह अंदाज़ा तो लगा लिया था कॉर्डिका के और सब ने कि भाई जो जेरल्ड था वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं था, बल्कि वो भी फ्रॉड ही था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जेरल्ड था कहाँ और इन सारे पैसों का होगा क्या। तो इस सवाल का जवाब मिलता है आपको दिसंबर 9, 2018 को कि जेरल्ड की डेथ हो चुकी है, और ये न्यूज़ खुद उसकी वाइफ जेनिफर रॉबर्टसन ने कंफर्म की। और इसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि भाई उसको पेट की बीमारी थी। जब वो इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे तो उसी टाइम उसकी हालत बिगड़ती है और उसे एक निजी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, लेकिन रिकवरी ना होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ये न्यूज़ सामने आती है तो सारे कस्टमर और जितने भी लोग इस केस में इन्वॉल्व थे उनका सबसे पहला रिएक्शन यही था कि ये एक फेक न्यूज़ है, जेरल्ड ने ये खुद फैलाई है कि वो सारी चीज़ों से बच सके। लेकिन इस सारे मामले में एक और कंट्रोवर्सी ये भी आती है कि उसकी वाइफ ने उसकी डेथ, मतलब उसका कत्ल जो है वो खुद किया है कि सारे पैसों को वो खुद रख ले और अय्याशियां करे, मतलब ये कंट्रोवर्सी थी। लेकिन ये सारी कंट्रोवर्सी उन सारी चीज़ों के ऊपर शट डाउन जब लगता है जब एक रिपोर्टर खुद जाके इंडिया में ये कंफर्म करता है कि जेरल्ड की डेथ सच में हो चुकी है। तो क्या बस एंड स्टोरी का मतलब वो सारे पैसे कहाँ गए? तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब है। तो उन सारे पैसों का पता लगाने के लिए जब छानबीन स्टार्ट होती है और देखा जाता है कि आपको पता है कि बिटकॉइन में जो भी ट्रांजैक्शन है वो आप पता लगा सकते हो लेजर्स के थ्रू, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। तो जब पता लगाया जाता है कि भाई जेरल्ड की तरफ से या कॉर्डिका की तरफ से कभी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है बिटकॉइन में, तो पता लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो बाद में ये कंफर्म किया जाता है कि जेरल्ड के जो वॉलेट थे वो खाली था। तो जब जेरल्ड का वॉलेट खाली था तो सारे पैसे गए काम। तो जब आगे केस चलता है और इंक्वायरी होती है तो बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये आती है कि जेरल्ड खुद फेक कस्टमर्स बनकर कॉर्डिका के कस्टमर से बिटकॉइन खरीदता था और अपनी वेबसाइट पर फेक अमाउंट दिखा देता था कि आपने बिटकॉइन दिया और आपके बदले में एक्सचेंज में ये अमाउंट मिली, और वो फेक अमाउंट होती थी। जब
कस्टमर ज़्यादा तंग करता था तो उसको वो पैसे दे देता था, बाकी वो सारे अपने पैसे खुद इन्वेस्ट करके खुद को अमीर बना रहा था। जुआ खेलने का आदी था वो उन सारी चीज़ों पर पैसे उड़ा रहा था, जगहों पर ट्रैवल कर रहा था, तो वो सारे पैसे खुद अपने ऊपर खर्च कर रहा था और खुद अमीर बन रहा था। जब ये सारी न्यूज़ आती है तो सारे कस्टमर्स को बहुत बड़ा धचका लगता है। ये बहुत बड़ा स्कैम था बिटकॉइन का, सबसे पहली बार कनाडा में, और ये कस्टमर्स के लिए भी बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारी चीज़ें बेचकर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, और जब इन्वेस्ट करने के बाद बिटकॉइन की मार्केट नीचे गई तो उनको सिर्फ अपने पैसे चाहिए थे। तो जो मेन मुजरिम था जेरल्ड, उसकी डेथ हो चुकी, उसकी वाइफ फिर जब से उसको थ्रेड हुए उसको छुपा दिया गया, उसको अंडर कवर कर दिया गया बाय हर फैमिली। तो ये हुआ इस पूरे स्कैम की सूरत में आखिरी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट आउट में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी अच्छी है। इसी से रिलेटेड कोई और स्कैम या कोई भी ऐसी क्रिमिनल स्टोरी या कोई भी स्टोरी बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके कमेंट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।